एक बार फिर अकबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में टिश्यू चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। टिश्यू के बारे में कुछ जाना था, बहुत सारी बातें जानी थी, उसमें से एक हमने एपिथेलियल टिश्यू जाना था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल के बारे में अच्छी खासी बातें जान चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमने फिनिश कर दिया था, बट यहाँ पे मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट दो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। एपिथेलियल टिश्यू में दो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और वो जो आपके स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है उसमें दो पिगमेंट होते हैं। उसका नाम में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ के रख लें। एक का नाम है मिलेनिन, दूसरे का नाम है केराटिन। ठीक है, मिलेनिन को समझते हैं आप। मिलेनिन इज द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन। पिगमेंटेशन होता है, कलर देता है, डार्क जो अपीयरेंस है वो क्या देता है, मिलेनिन की वजह से। इसका मतलब जिसका स्किन जितना डार्क है उसके स्किन में उतना ज़्यादा मिलेनिन प्रेजेंट होगा। उसके अलावा आपके हेयर का कलर जो है वो भी किसके ज़रिए डिटरमाइन होता है, मिलेनिन के ज़रिए डिटरमाइन होता है। और ये मिलेनिन सीक्रेट होता है एक खास सेल जिसको हम लोग बोलते हैं मिलेनोसाइट। ठीक, मिलेनोसाइट सीक्रेट्स मिलेनिन एंड इट गिव्स कलर, इट गिव्स पिगमेंटेशन टू द स्किन। जिसके स्किन में जितना ज़्यादा मिलेनिन है उसका कलर उतना ही डार्क होगा। ठीक है, जिसके स्किन में कम है मिलेनिन उसका कलर फेयर होगा। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही स्किन का जो अपर पार्ट है उसके बहुत ही एक पतली सी लेयर होती है, लगभग 1 मिलीमीटर के अराउंड, सिर्फ उसी में मिलेनिन पाया जाता है। उसके बाद मिलेनिन नहीं पाया जाता, उसके नीचे मिलेनिन नहीं पाया जाता। तो स्किन कलर का किसी भी तरह के प्रॉपर्टी से, कैरेक्टरिस्टिक्स से, रेस, ठीक है, क्वालिटीज और किसी भी तरह की अच्छी बुराई से कोई लेगा देना नहीं है। सो द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज नॉट डिटरमाइंड बाई the color of the skin, because it is present in just 1 millimeter of the skin and that is produced by melanocyte and it gives its color melanin, आपके बालों का कलर। अच्छा, एज हो जाता है, जब एजिंग होती है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, कई बार कम एज में भी हो जाते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एजिंग के साथ जब बाल सफ़ेद होते हैं तो तब क्या होता है, तब ये होता है कि मेलानोसाइट्स मेलानिन का प्रोडक्शन कम कर देता है। तो इससे क्या होता है कि कलर आपका वाइट होने लगता है बालों का। दूसरा है केराटिन। केराटिन बालों में स्मूथनेस देता है। किसी के बाल कड़े होते हैं, किसी के बाल बहुत ही स्मूथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसमें ज़्यादा केराटिन होगा उसके बाल ज़्यादा स्मूथ होंगे, जिसमें केराटिन कम होगा उसके बाल कम स्मूथ होंगे। ठीक है, केराटिन बालों के अलावा आपके स्किन में भी प्रेजेंट होता है। स्किन को केराटिन डैम्प होने से बचाता है। जैसे कि बारिश में आप भीगते हैं, जैसे कागज़ अगर बारिश में भीग जाए तो क्या हो सकता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो गीला हो जाता है। लेकिन अगर क्या ऐसा हुआ है कि आपका स्किन बारिश में भीग गया हो और कागज़ जैसा हो गया, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केराटिन। केराटिन स्किन को वाटर के जो डैम्पनेस है उससे बचाता है। ठीक है, तो ये दो एपिथेलियल टिश्यू का जो आउटर लेयर है हमारे स्किन का उससे रिलेटेड था मिलेनिन और केराटिन। एक कलर दे रहा है, दूसरा डैम्पनेस से बचा रहा है, पानी में डैम्पनेस से, और उसके अलावा बालों को ये स्मूथनेस भी दे रहा है। तो हमारा कंसर्न आज का ये नहीं है, हमारा कंसर्न है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो प्लीज़ ब्रिंग आउट योर कॉपीज़, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, चीज़ें हम लिखेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिए, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखिए। अच्छा, लिखने से पहले याद रखिए कि हमने क्या बोला था, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है। कहाँ नहीं हो सकता है, एपिथेलियल टिश्यू में हमने देखा था कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। यहाँ पर आपको इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा, कहीं कम मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि इंटरसेलुलर स्पेस है तो जो सेल हैं लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए नहीं होते। लिखिए ज़रा सा इसको कि दे आर द ग्रुप ऑफ लूजली पैक्ड सेल्स। They are the group of loosely packed cells. They are the group of loosely packed cells embedded in a extracellular matrix.
एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जब टिश्यू पढ़ेंगे तो सेलुलर या इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे, सेल्स के बीच खाली जगह होंगी और वो जगह कुछ चीज़ों से भरी हुई होगी। ठीक है, तो वो जो स्पेस है डिफरेंट सेल के बीच, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंटरसेल्युलर स्पेस। यहाँ पे जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं। और चूंकि ये सेल के बाहर है इसलिए इसको हम एग्जैक्टली एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं, या कहीं कहीं आपको ECM भी लिखा हुआ रहेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। बट आपके NCERT में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स वर्ड नहीं यूज़ करके इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो सेल्स के बीच जो स्पेस है उसको इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, उसमें जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो इस तरह से क्या बन जा रहा है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। वरना एक ब्रॉड टर्म में इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स कहते हैं या फिर ECM कहते हैं, जो आप कहीं सीनियर क्लासेस में लिखा हुआ देखिएगा कि ECM लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए सबसे अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सीधा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। क्लोजली जो लूजली पैक्ड सेल्स हैं उनका ग्रुप है जहाँ पे आपको ECM या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। ये करते क्या हैं, लिखिए इसके बारे में। दे मेंटेन द फॉर्म ऑफ द बॉडी, लिखिए दे मेंटेन द फॉर्म ऑफ द बॉडी, दे मेंटेन द फॉर्म ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। They maintain the form of the body and its organs and provide they maintain the form of the body and its organs and provide cohesion and provides cohesion and internal support। कोहेजन का मतलब होता है एक दूसरे से बांध के रखने की ताकत। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इट मेंटेन्स द फॉर्म ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड्स कोहेजन एंड इंटरनल सपोर्ट। तो क्या क्या काम हो गया इसका, बॉडी के फॉर्म को मेंटेन कर रहा है, जो शेप आपका है, जिस शेप में आप हैं, जिस फॉर्म में आप हैं उसको मेंटेन कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी के जो अलग अलग टिश्यूज़ हैं उनको जोड़े रखने की का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और उसके अलावा इंटरनल सपोर्ट दे रहा है कि आपका बॉडी का शेप मेंटेन हो सके। ठीक है, तो अभी हमारे पास अब कनेक्टिव टिश्यू का एक बेसिक आइडिया है कि लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। उसके अलावा दूसरी बात हमें कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन के बारे में पता है कि काम वो क्या कर रहा है। ठीक, इसके हम क्या आपके NCERT के हिसाब से हम चाहें तो अगले सेक्शन में सीधा पहुंच सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बट नो, हम ऐसे नहीं पहुंचेंगे। हम अब कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक कनेक्टिव टिश्यू किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। आई होप आपकी कॉपियाँ अब तक बाहर आ चुकी हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जब हम कंपोनेंट्स जान जाएंगे तो उसके बाद हमको टाइप्स पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स आएंगे टाइप्स के कि ये इससे मिलकर बना होता है, इससे मिलकर बना होता है। तो उन कंपोनेंट्स को अगर अभी हम जान लें तो बाद में जो क्लासीफाई करने में बहुत आसानी होती है। टॉपिक क्या है हमारा, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट। तो मुझे लगता है कि अब तक जो मैंने बात की है इससे आपको भी पता होना चाहिए कंपोनेंट क्या है। आपको पता नहीं है तो मैं आपको चार्ट बना रहा हूँ। एक तो होता है सेल्यूलर पार्ट, एक ऐसा पार्ट जिसमें मतलब जो सेल का होता है, सेल जिस पार्ट को बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर पार्ट। But as spaces are present, intercellular spaces are present between the cellular part of this tissue. That's why this tissue is not only made up of cellular parts, it is also made up of extracellular matrix. ठीक है, सेल्यूलर पार्ट तो है ही, उसके अलावा सेल्स के बीच स्पेस है, वहाँ पे कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट हैं। आप NCERT में फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, सेल्यूलर पार्ट और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स।
ठीक है, तो हम सेलुलर पार्ट पे भी आएंगे। सेलुलर पार्ट मतलब सेल्स, सेलुलर पार्ट का मतलब सेल। सेलुलर पार्ट जब हम पढ़ने आएंगे कनेक्टिव टिश्यू का, तो पता ये चलेगा कि एक कनेक्टिव टिश्यू में 2 डिफरेंट तरह के सेल होते हैं। किसके बेसिस पर? उनकी मोटिलिटी के बेसिस पर। एक ऐसा सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू का जो स्टेशनरी होता है, मूव नहीं करता है, एक ही जगह रहता है, ठीक। और दूसरा ऐसा सेल होता है जो मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स में 2 ब्रॉड बेस्ड क्लासिफिकेशन, एक सेलुलर पार्ट, सेल क्या है एक टिश्यू का, और चूंकि टिश्यू के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं तो उसमें जो मैट्रिक्स है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। इसके बारे में हमें देखना है। सेलुलर पार्ट में जब हम सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो पता चलेगा 2 तरह के सेल दिखने को मिलते हैं। एक ऐसे सेल होते हैं जो यूजुअली मूव नहीं करते, एक ही जगह रहते हैं जिस टिश्यू में है वहीं पर। दूसरे ऐसे सेल्स होते हैं जो मूव कर रहे हैं, एक सेल के अंदर आ रहे हैं, एक टिश्यू के में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है उनका, ठीक है। और दूसरी बात है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इस पर भी हम लोग आएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होते हैं प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, या फिर फाइबर्स भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहता है। और दूसरा पार्ट होता है ग्राउंड सब्सटेंस। हम लोग हर सेक्शन पे आराम से पहुंचेंगे, बस यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रोटीन फाइबर्स, दूसरा पार्ट होता है ग्राउंड सब्सटेंस। सेलुलर पार्ट स्टेशनरी सेल्स, मोटाइल सेल्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो कहीं बेसिकली कहीं इस तरह से भी कंपोनेंट्स लिखे रहते हैं कि एक कनेक्टिव टिश्यूज का कंपोनेंट क्या होगा, एक सेलुलर पार्ट होता है, एक प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है। 3 कंपोनेंट इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है। बट प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो हमने स्टार्ट में क्या किया है, दोनों को अलग दिखा दिया है। और सेलुलर पार्ट चूंकि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, तो इसको भी चार्ट में हमने दिखा दिया है। अब इसको नोट कीजिए ज़रा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेलुलर पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग ये डाल सकते हैं, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2 तरह के सेल्स इसमें पाए जाएंगे। एक ऐसे होंगे जो स्टेशनरी होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जो मूव करते हैं एक टिश्यू के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं वो एम्ब्रायनिक स्टेज में मीजेनकाइम नाम की एक सेल की लेयर होती है, उससे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड मैं आपको यहाँ लिखा दे रहा हूँ, मीजेनकाइम। लिख लीजिए इस बात को कि द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, the cells of connective tissue arise from the cells of connective tissue arise from the mesenchyme layer during embryonic stage, during embryonic stage, during embryonic stage। एम्ब्रायनिक स्टेज के दौरान एक मेसेनकाइम लेयर होती है, एक सेल की लेयर होती है, जिससे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है।
आपको स्टेम सेल का अगर कॉन्सेप्ट पता होता तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें बताता आपको, बट रहने दीजिए, ठीक है। मीजेनकाइम से स्टेशनरी और मोटाई दो डिफरेंट तरीके के, ठीक है। सबसे पहला हम स्टेशनरी पे आते हैं, ऐसे सेल जो मूव नहीं हो रहे हैं। दो डिफरेंट तरह के स्टेशनरी सेल्स आपको मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। जो सबसे पहला और मेजर है वो है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। दूसरा है एडिपोज सेल, जिसको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं कई बार, ठीक है। स्टेशनरी सेल्स में एक कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट और एडिपोज सेल होते हैं, और उसमें सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट एक टिश्यू का जो सबसे मेजर सेल होता है वो क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। तो मेन कंस्टिट्यूएंट सेल किसी भी एक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक। अब जरा सा फाइब्रोब्लास्ट के बारे में जानते हैं। फाइब्रोब्लास्ट एक्चुअली में नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब उनका मॉडिफिकेशन किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब इनको ज़रूरत पड़ेगी जिस तरह की, उस तरह में वो मॉडिफाई हो जाएंगे उस टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या लिखते हैं कि दे आर नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स। लिखिए इस बात को ज़रा सा, दे आर नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स। They are non-differentiated cells. They are the primary, अगली लाइन लिख लीजिए, they are the primary active cells of connective tissue. They are the primary active cells of connective tissue. फाइब्रोब्लास्ट के बारे में हम जान रहे हैं कि जो मेजर सेल हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो क्या हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं। ये क्या है कि नॉन डिफरेंशिएटेड सेल हैं, मतलब इनका शेप चेंज हो सकता है फंक्शन के हिसाब से। मेजर एक्टिव सेल हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। किसी आप अगर एनसीईआरटी में है तो आप देख सकते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट का जो शेप है स्पिंडल शेप्ड, लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। इस बात को भी लिखना चाहें तो आप लिख ले सकते हैं कि दे आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड। अब हम उस बात पे वापस आते हैं कि मैंने ये कहा कि ये नॉन डिफरेंशिएटेड होते हैं, और मतलब किसी दूसरे सेल में चेंज हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये है, जब बोन्स बन रहे होते हैं या कार्टिलेज बन रहे होते हैं तो ये फाइब्रोब्लास्ट कोंड्रोसाइट और ऑस्टियोसाइट नाम के डिफरेंट सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। मैंने वहाँ बस एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए कि नॉन डिफरेंशिएटेड है तो क्या डिफरेंशिएट हो सकता है, किसी पार्टिकुलर शेप में चेंज हो सकता है, वो ये है कि बोन्स के फॉर्मेशन के लिए और कार्टिलेज के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं सेल कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स, उसके फॉर्म में चेंज हो सकता है फाइब्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट होके, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना फाइब्रोब्लास्ट के बारे में कि दे आर द मेजर एक्टिव सेल्स, प्राइमरी सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। दूसरी बात ये जानी कि नॉन डिफरेंशिएटेड होते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं, इसका एग्जांपल कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स है। उसके अलावा लॉन्ग होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। इसका फंक्शन बहुत डिफरेंट अलग अलग होता है। ये इसके फंक्शन में आप लिखिए, मैं लिखा दे रहा हूँ इसको, इसका फंक्शन लिखिए। दे सीक्रेट डिफरेंट प्रोटीन्स, they secrete different proteins and constituents of ground substance. ये डिफरेंट प्रोटीन्स का भी जिक्रेशन करता है, और ग्राउंड सब्सटेंस जो हमने वो चार्ट पढ़ा था ईसीएम में, ग्राउंड सब्सटेंस है, एक फाइबर है, तो फाइबर जो प्रोटीन जो फाइबर है वो भी फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट कर रहा है, और उसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उसका भी सीक्रेशन कौन कर रहा है, फाइब्रोब्लास्ट कर रहा है। ज़रा उस चार्ट पे जाइए। ईसीएम के बाद जो मैंने चार्ट लिखा है, दो सेक्शन लिखा है, एक है आपका प्रोटीन फाइबर्स, उसका सीक्रेशन भी फाइब्रोब्लास्ट कर रहा है, और दूसरा सेक्शन था ग्राउंड सब्सटेंस के कुछ जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं उसका भी, जिसके बारे में बाद में जानेंगे, उसका भी सीक्रेशन कौन कर रहा है, फाइब्रोब्लास्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। दूसरा जो सेल है एडिपोज सेल, किसमें, स्टेशनरी में, जो मूव नहीं कर रहा है। लिख लीजिए इसके बारे में, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर
They are specialized for the synthesis and storage of for reserve nutrients. मतलब कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं उनको रिजर्व बचाए हुए रखता है, वो स्टोर किए हुए रहता है। कौन सा? यहाँ पे एक सिंथेसिस वर्ड भी है, तो किसका सिंथेसिस मैं बता रहा हूँ, लिपिड्स का सिंथेसिस। इससे पहले आप उसको लिखिए इस लाइन को ज़रा सा, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ रिजर्व न्यूट्रिएंट्स। रिजर्व न्यूट्रिएंट्स मतलब हो सकता है आपने ग्लूकोज इस्तेमाल आपकी बॉडी में है, आपने पूरा इस्तेमाल नहीं किया, या फिर हो सकता है कि फैटी एसिड है आपकी बॉडी में बचा हुआ रह गया है, तो इनको ये कन्वर्ट क्या कर किस में कर देता है, लिपिड में कन्वर्ट कर देता है और स्टोर किया रहता है। एडिपोज सेल जो होते हैं उनका न्यूक्लियस का साइज़ छोटा होता है, एकदम बिल्कुल बड़ा सा सेल है तो साइड में बिल्कुल चिपक जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये ताकि ये लिपिड्स को, इसमें कुछ फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो लिपिड्स को स्टोर करते हैं। हम एडिपोज टिश्यू, ऐसा टिश्यू जिसमें एडिपोज सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है फाइब्रोब्लास्ट की जगह पर, उसको हम क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे और एडिपोज सेल के स्ट्रक्चर को और अच्छे से हम समझेंगे। बस हम ये समझ रहे हैं कि एडिपोज सेल ऐसे सेल होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं और जो रिजर्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करने के में काम आते हैं। रिजर्व न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज और फैटी एसिड, जिसको वो लिपिड में कन्वर्ट करता है और स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इसलिए एडिपोज टिश्यू को हम लोग फैट टिश्यू भी कहते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, फैट टिश्यू कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला हमारा जो अगला जो सेल है एक कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या है, माइग्रेटिंग सेल्स या मोटाइल सेल्स। ऐसे सेल्स जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। माइग्रेटिंग सेल्स या फिर मोटाइल सेल्स। माइग्रेटिंग सेल्स या फिर मोटाइल सेल्स। चलिए ज़रा इसके बारे में जानते हैं। ये जानते हैं कि मूव कर सकते हैं, एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में जा सकते हैं। ये जो माइग्रेटिंग सेल्स होते हैं ना, यूजुअली ये WBC के कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं। मतलब WBC में 5 डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि इसके जो कंपोनेंट्स जो डिफरेंट मोटाइल सेल्स हैं या माइग्रेटिंग सेल्स हैं, वो यूजुअली WBC के सेल होते हैं, जो एक जगह से एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू हॉप ऑन करते रहते हैं, कूदते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। उसके अलावा भी कुछ सेल होते हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट सेल है उसका नाम बता रहा हूँ। एक मास्ट सेल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास्ट सेल। आप नाम लिख सकते हैं कुछ माइग्रेटिंग सेल्स के। मास्ट सेल हैं, मैक्रोफाजेस हैं, मैक्रोफाज, ठीक है, प्लाज्मा सेल, मोनोसाइट, यूजिनोफिल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, माइग्रेटिंग या मोटाइल सेल्स के। मैंने ये कहा कि ये जो प्लाज्मा सेल है, मोनोसाइट है, ये सारे के सारे क्या हैं, WBC के पार्ट हैं। ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम मोटाइल सेल्स देख रहे हैं जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है मास्ट सेल और मैक्रोफाज। मैक्रोफाज भी क्या है, मोनोसाइट आप देख रहे हैं, ये WBC का पार्ट होता है। एक WBC का एक पार्टिकुलर सेल है मोनोसाइट, इसका डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है माइक्रोफाज। मतलब फॉर्म चेंज हो जाता है तो माइक्रोफाज के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, आप अपनी NCERT निकालिएगा तो उसमें कुछ फिगर ड्रॉ किए हैं, तो उसके बीच में आपको मास्ट सेल, माइक्रोफाज अलग अलग लेबल किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, माइग्रेटिंग सेल्स हैं, मोटाइल सेल्स, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो सबसे हमारा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो मास्ट सेल है, उसके बाद मैक्रोफाज है, बाकी प्लाज्मा सेल, मोनोसाइट, यूजिनोफिल, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ WBC। सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट दैट राइट नाउ, वी आर जस्ट गोइंग टू नो अबाउट द मास्ट सेल एंड मैक्रोफाज। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, मास्ट सेल के बारे में बात करते हैं। मास्ट सेल दो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस बनाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको लिखना भी है और याद भी रखना है। एक का नाम है हिस्टामिन,
दूसरे का नाम है हिपेरिन। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, हिस्टामिन और हिपेरिन, ये दोनों किससे रिलीज हो रहे हैं, मास्ट सेल से। मास्ट सेल जो कि माइग्रेटिंग सेल है कनेक्टिव टिश्यू का, हिस्टामिन और हिपेरिन। आप इसको नोट कीजिए, हिस्टामिन और दूसरा हिपेरिन, दो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, हिस्टामिन और हिपेरिन। इसके आगे लिखिए, इट अफेक्ट्स वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी। लिखिए, मैं समझा रहा हूं। इट अफेक्ट्स वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी। हिस्टामिन क्या करता है, जो आपका वेस्क्यूलर बंडल्स है, खास करके कैपिलरीज हैं जहाँ से ब्लड पास ऑन हो रहा है, उसकी परमिबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कैपिलरीज से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, कैपिलरीज से ब्लड बाहर आने लगता है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि हिस्टामिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे वेस्क्यूलर टिश्यूज में से इंपॉर्टेंटली कैपिलरी, किसकी, कैपिलरी को अफेक्ट करता है। और कैपिलरीज को अफेक्ट करने की वजह से कैपिलरीज के वॉल से क्या होता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है। ठीक, ये आप कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं आप इंजरी के केस में। ठीक है, कैसे, जब आप को कोई इस तरह की चोट लगती है, फिजिकल इंजरी होती है हाथ में पैर में, तो आप देखते हैं कि हाथ पैर आपका लाल हो जाता है। ऐसा क्यों? इसको ऐसे समझते हैं कि जब आपको इंजरी होती है तो उस दौरान हमारा जो मास्ट सेल है ना, हिस्टामिन रिलीज करने लगता है। ठीक है, हिस्टामिन जब रिलीज करता है, ये हमारा बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, बस इसको ऐसा समझिए। हमारी बॉडी का एवोल्यूशन के प्रोसेस में अपने आप को बचाने का एक तरीका है। ठीक, मास्ट सेल क्या कर रहा है, हिस्टामिन रिलीज कर देना शुरू कर रहा है जहाँ पे आपको इंजरी हुई है, चोट लगी है। जब हिस्टामिन का रिलीज हो रहा है तो क्या कर रहा है, हमारे कैपिलरीज की पार्टिकुलरली परमिबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कैपिलरीज की वॉल से ब्लड बाहर निकलने लगता है। और ब्लड बाहर आ चुके, ब्लड का कलर रेड होता है, तो इस तरह से क्या होता है, आपका स्किन और जहाँ इंजरी का साइट है वहाँ पे रेडनेस आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये है, आपको जोर से कोई थप्पड़ मार दे तो गाल लाल हो जाएगा। किसकी वजह से, मास्ट सेल ने हिस्टामिन रिलीज किया, जिससे वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ गई, किसकी, ब्लड कैपिलरीज की, और इसके रिजल्ट में कलर क्या हो गया, रेड हो गया इंजर्ड साइट का। दूसरा है हिपेरिन। अच्छा, एक बात बताइए, आपका मान लीजिए हाथ कट गया, इंजरी होती है, हाथ कट जाता है, तो क्या होता है कि खून निकलता रहता है, ऐसा तो नहीं होता है। आफ्टर अ टाइम इट क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। ठीक है, और जहाँ तक अगर आप जान पा रहे हो, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो ब्लड क्लॉट कर गया। सारा का सारा किसकी वजह से, हमारी बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से ही हो रहा है कि ब्लड क्लॉट कर जा रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि आपका ब्लड जो फ्लो कर रहा है बॉडी में वो क्लॉट कर जा रहा है, ऐसा क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी का जो ब्लड है उसमें हिपेरिन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है उसमें? हिपेरिन मिला हुआ है। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है, मतलब खून को जमने नहीं देता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक लाइन आप लिखिए जरा सा कि इट डिलेज और prevents the blood clotting. It delays or prevent the blood clotting. It delays or prevent the blood clotting. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो ऐसे क्या होगा कि जब डायलिसिस होती है, आप बहुत लोगों को जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है, तो यू विल सी कि बहुत लोग सिलीगुड़ी जाते हैं डायलिसिस के लिए। तो जब उनके बॉडी से खून निकाला जाता है तो खून को निकाल के उसमें हिपेरिन मिलाया जाता है, ताकि ऐसा नहीं कि मशीन में डालने पे खून जम जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है किसकी बात रही, मास्ट सेल की। मास्ट सेल दो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस रिलीज करता है, हिस्टामिन जो वेस्कुलर परमेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, और दूसरा हिपेरिन, ये क्या कर रहा है, ब्लड को क्लॉट होने
नहीं दे रहा है। दूसरा सेल जिसके बारे में हमने बोला था कि हम जानेंगे वो है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज, ठीक, मैक्रोफाज के बारे में समझते हैं। मैक्रोफाज का दूसरा नाम हिस्टोसाइट भी है, इसको हम हिस्टोसाइट भी कहते हैं। और हमने एक बात कही आपको कि दे आर डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। कहाँ से डिराइव किए जा रहे हैं? मोनोसाइट से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मोनोसाइट से। लिख लीजिए, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर टिश्यू रिपेयर, they are important for tissue repair and defense against they are important for tissue repair and defense against bacterial invasion। आपकी बॉडी में अगर कहीं टिश्यू टूट फूट रहा है तो उसको रिपेयर करने में मदद कौन कर रहा है? मैक्रोफाज कर रहा है। उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, जो दूसरी बात आपने लिखी कि दे वर्क अगेंस्ट द अटैक ऑफ बैक्टीरिया। तो इसको काम करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये करता है, इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि मैक्रोफाज किसी भी सेल को मतलब जनरली आपका जो एक्सटर्नल इन्वेजन होता है बैक्टीरिया वायरस, उसको इनगल्फ करता है और डाइजेस्ट कर जाता है। उसके अलावा सिर्फ ये प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस। तो ये फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी बॉडी में जाता है, तो ये उसको फेगोसाइट कर लेता है, डाइजेस्ट कर जाता है। इसके अलावा जब आपके नॉन वर्किंग सेल होते हैं, नॉन वर्किंग सेल, ऐसा सेल जो कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा सेल जिसको मर जाना है, तो उसको भी मैक्रोफाज फेगोसाइटोसिस के जरिए खा जाता है और हजम कर जाता है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स रोज होते हैं जो मरते हैं, ठीक है, मतलब दे जस्ट डाई, आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। किसके जरिए? फेगोसाइटोसिस के जरिए खा गए और पता भी नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, ठीक है। एक बार फिर वापस हम लोग चलते हैं। हम लोग कहाँ से? कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट किया था। कनेक्टिव टिश्यू का 2 पार्ट हमने देखा था। कौन कौन सा? एक था आपका सेल्यूलर पार्ट और दूसरा क्या था? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चूंकि मैट्रिक्स की बात यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि क्या हो रहा है एक्सक्यूज मी, इंटरसेल्यूलर स्पेस आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं 2 तरह के हो सकते थे, स्टेशनरी या माइग्रेटिंग या फिर मोटाइल सेल्स हो सकते थे। और दूसरा क्या हो सकता था? दूसरा ये था कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स 2 पार्ट में था, प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। स्टेशनरी सेल में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर कंपोनेंट जो है वो फाइब्रोब्लास्ट है, जो हर तरह की एक्टिविटीज़ को कर रहा है। उसके बारे में हमने जाना, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, नॉन डिफरेंशिएटिंग होते हैं। उसके अलावा दूसरा जो सेल होता है वो क्या होता है? मोटाइल सेल्स होते हैं, जिसका हमने एग्जांपल देखा कि मास्ट सेल है, मैक्रोफाज है, यूजिनोफिल है और मोनोसाइट्स हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें से चूंकि बाकी सारे कंपोनेंट WBC के थे, इसलिए उसके बारे में हमने नहीं जाना। ये दो मास्ट सेल जो WBC का पार्ट नहीं है वो, और मैक्रोफाज चूंकि मोनोसाइट से ही हो रहा है डेवलप, बट हमने इसको भी पढ़ा। मास्ट सेल से 2 बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज हो रही हैं, एक हिपेरिन, दूसरा हिस्टामिन। मैक्रोफाज फेगोसाइटोसिस कर रहा है आपके एक्सटर्नल जो इन्वेजन हो रहा है बैक्टीरिया का, उसको खाने पचाने के लिए, और आपकी बॉडी के ऐसे सेल्स जो काम नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, उनको खा जाने के लिए, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी आप निकालिए तो आपका कनेक्टिव टिश्यू का फिगर दिया हुआ है। तो आपका होमवर्क ये है कि यू आर गोइंग टू ड्रॉ दैट एंड यू आर गोइंग टू पुट द फोटो ऑन योर ग्रुप। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।